अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिजनेस प्रोफेशन, जिसमें हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, जो आपका डिडक्शन मिलता है उसके बारे में। साइंटिफिक रिसर्च में जो आपका डिडक्शन मिलता है वो सेक्शन 35 में बताया गया है और उसके सब सेक्शंस में बताया गया है। सेक्शन 35 और उसके सब सेक्शंस में बताया गया है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो क्या होता है। अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो यानी कि अपने एंटिटी के अंतर्गत, अपने बिजनेस के अंतर्गत रिसर्च करते हो तो क्या होता है। रिसर्च दो प्रकार के होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च और आपका सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च या फिर सोशल साइंस या स्टैटिकल रिसर्च। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन हाउस रिसर्च जो आपका होता है वो दो प्रकार। इन हाउस रिसर्च जो होता है उसको भी दो कैटेगरी में बांट सकते हो। ठीक है, इन हाउस रिसर्च जो होता है उसको भी हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, दूसरों को यानी कि आउटसाइडर्स को पैसे देते हो, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, तभी भी आपको डिडक्शन मिलता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इन हाउस रिसर्च के रिस्पेक्ट में, इन हाउस रिसर्च अगर आप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हो, बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर आप करते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जब आपने कमेंस किया है बिजनेस को, डेट ऑफ कमेंसमेंट के पिछले 3 सालों का मैक्सिमम, डेट ऑफ कमेंसमेंट के मैक्सिमम पिछले 3 सालों का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस की बात हम लोग करते हैं तो वो आपके सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 1 में डिफाइन किया गया है। तो अगर सैलरी एंड मटेरियल, ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो सैलरी और मटेरियल का खर्चा है उसका आपका डिडक्शन जो होता है वो 100% मिलेगा। सैलरी और मटेरियल अगर मान लो कि पिछले 3 सालों से आप दे रहे हो डेट ऑफ कमेंसमेंट के, और मटेरियल पे खर्चा कर रहे हो और सैलरी पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, तो उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर मान लो कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर अदर नेचर का है, तो उस सिचुएशन में आपका पहले वाले का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कमेंसमेंट के पहले वाले का मतलब रेवेन्यू के नेचर में केवल इन दो दो चीज़ों का मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो प्रायर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन आपको लैंड पर है तो नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड का है तो नहीं मिलेगा। अगर अदर है तो आपको मिल जाएगा, अदर है तो अदर एक्सपेंडिचर है तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इन हाउस की कहानी हम लोगों ने देखी, एक पहलू की बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रिस्पेक्ट में के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आफ्टर की बात हम लोग करते हैं तो आफ्टर की बात हम लोग करते हैं मतलब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस खर्चा किया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कंपनी को यानी कि एसएससी को ही दो प्रकार से बांटा जा सकता है। अगर एसएससी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल या थिंग में इंगेज्ड है तो उस सिचुएशन में, ठीक है, और अप्रूव्ड रिसर्च करती है 35(2)(ab) वाला, 35(2)(ab) अप्रूव्ड रिसर्च करती है, मतलब खुद के घर में आप अप्रूव्ड रिसर्च करते हो। ठीक है, अगर आप कंपनी हो जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में इंगेज्ड होते हो तो आपको ज़्यादा मिलता है डिडक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में 200% का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में 200% का। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर लैंड है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लैंड है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्डिंग है तो 100% बिल्डिंग पर मिलेगा और अदर पर 200% मिलेगा। यानी कि कितना फ़ायदा है अगर इन हाउस रिसर्च करते हो और अगर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर हो, अप्रूव्ड रिसर्च करते हो, तो उस सिचुएशन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी 200% यानी कि हायर डिडक्शन मिलेगा। अब लैंड के केस में नील और बिल्डिंग के केस में 100%। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि इन हाउस रिसर्च करते हो और अगर आप अदर एसएससी हो, अदर एसएससी हो, ठीक है, यहाँ पर कंपनी हो जो कि इंगेज्ड इन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में हो और अप्रूव्ड रिसर्च करते हो 35(2)(ab) का, अगर मान लो कि अदर है, इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, अदर है, तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% और कैपिटल एक्सपेंडिचर का लैंड के केस में बिल्कुल नहीं और अदर के केस में 100% डिडक्शन मिलेगा। अदर के केस में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कंट्रीब्यूट करते हो आउटसाइडर को, एक और बात यहाँ पर आती है कि ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह सब होता है, ठीक है, अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह सब होता है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो उसके रिस्पेक्ट में किया गया खर्चा, एसेट्स वगैरह सब खरीदते हो तो उसके रिस्पेक्ट में किया गया खर्चा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हो वो 35 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 4 में बताया गया है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में मान लो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह सब आप करते हो, तो मान लो जो भी साइंटिफिक रिसर्च आपने एसेट्स खरीदा था, ठीक है, उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने से सीज कर दिया जाता है, मतलब वो आपका अब यूज़ नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में
दो सिचुएशन हो सकता है। दो सिचुएशन क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका मतलब एक एक क्या हो सकता है, पहली बात कि आपने पहले यूज़ किया था और बाद में उसको बेच देते हो। ठीक है, सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आफ्टर यूज़ साइंटिफिक रिसर्च मतलब आप बेच देते हो। ठीक है, अगर मान लो कि यूज़ कर देते हो बिजनेस के लिए और उसके बाद आप सेल करते हो, या फिर बिना विदाउट यूज़ आप बेचते हो, बिजनेस पर्पस के लिए विदाउट यूज़ बेचते हो। ठीक है, अब आपका जो ये साइंटिफिक रिसर्च का रिसर्च जो है वो सीज टू यूज़ फॉर अब इस्तेमाल के लायक है रहा ही नहीं, या फिर सीज कर दिया गया। ठीक है, किसी कारण से भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर मान लो कि आफ्टर यूज़ आप अगर ये करते हो, बेचते हो, तो उस सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन वन आता है 43 का सबसेक्शन 1, जो कि एक्सप्लेनेशन 1 हम लोगों ने देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल कॉस्ट इसका नील कहलाएगा, एक्चुअल कॉस्ट जो है आपका नील कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 और सेक्शन 50 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 और सेक्शन 50 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अगर मान लो कि अगर आप विदाउट यूज़ सेल कर देते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आप बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हो, साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे खरीदा और सीधा बेच दिया। ठीक है, भले आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं करते हो या फिर किसी कारण से नहीं करते हो, तो सेल प्राइस या फिर यहाँ पर जो डिडक्शन आपने लिया था 35 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 4 में जो डिडक्शन आपने लिया था, जो भी लोअर होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो जो भी लोअर होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं, ये जो टैक्सेबल होगा विच एवर इज लोअर, वो बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल होगा। और जब आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, उसका कैपिटल गेन हो जाएगा। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैपिटल गेन। और यहाँ पर सेल प्राइस और 35 सबसेक्शन 1 का 4 जो भी आपने ऑलरेडी डिडक्शन ले रखा है विच एवर इज लोअर, आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, अगर आउटसाइडर को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, उस परिस्थिति में क्या होगा? अगर कंट्रीब्यूशन आप बाहर वाले को देते हो, ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो अप्रूव्ड लोगों को अगर देते हो, तो उस सिचुएशन में आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो। RUCI, इसको हम लोग रूसी पढ़ेंगे, रूसी को देते हो अगर मान लो रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को देते हो, या फिर इंडियन कंपनी को देते हो जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही करती है, इंडियन कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि RUCI को देते हो, तो आपका अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूव्ड RUCI को देते हो या फिर इंडियन कंपनी को देते हो, तो उस सिचुएशन में साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर देते हो तो 175% जितना कंट्रीब्यूट करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन के तहत 175%। लेकिन अगर सोशल साइंस या स्टैटिकल रिसर्च के लिए देते हो, सोशल साइंस या फिर स्टैटिकल रिसर्च के लिए देते हो, तो 125%, यानी कि थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अप्रूव्ड रूसी को दिया था तो 125% और सोशल साइंस स्टैटिकल रिसर्च को दिया था 125%। इसी तरह अगर इंडियन कंपनी को देते हो जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बिजनेस ही करती है, तो उस सिचुएशन में, उस केस में भी आपका 125% है, उस सिचुएशन में भी 125% है। उसके बाद अगर मान लो कि कंट्रीब्यूशन इन स्पेशल लोगों को आप देते हो, ठीक है, IIT को देते हो या फिर नेशनल लेबोरेटरी को देते हो, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ये लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो 200% का डिडक्शन मिलेगा, 200% का डिडक्शन मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की। ठीक है, आपको रेट याद रखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको फिर भी जो है एक बार ध्यान से देखना है इन सब चीज़ों को। तो हम लोगों ने देखा इन हाउस रिसर्च करते हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के पिछले तक का ले सकते हो। रेवेन्यू का खर्चा है तो केवल सैलरी और मटेरियल पर आपको मिलेगा, वो भी 100%। बाकी जो है कमेंसमेंट से पहले वाले का नहीं मिलेगा, अदर खर्चे का। कैपिटल का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो लैंड को छोड़कर सभी का 100% मिलेगा, लैंड को छोड़कर सभी का 100% मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100% की कहानी देखी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपका एक सिंपल कंसेप्ट हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कमेंसमेंट के बाद जहाँ तक बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमने क्या देखा था? अगर मान लो कि कंपनी
कंपनी एसएससी है जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में इंगेज करती है और वो अप्रूव रिसर्च करती है, इन हाउस अप्रूव्ड रिसर्च करती है, तो उस सिचुएशन में रेवेन्यू और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर आपका 200% यानी कि डबल मिलेगा। जितना खर्चा करोगे उसका डबल डिडक्शन मिलेगा। लैंड के केस में बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्डिंग के केस में 100% मिलेगा। अब जितनी बातें आती है आपकी, ये जो बिल्डिंग का खर्चा है, ठीक है, या फिर आपका जो अदर केस का अदर 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 दैन ये कंपनी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर वाले का मामला है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 100% लैंड के केस में बिल्कुल नहीं मिलता है, लैंड के केस में बिल्कुल नहीं मिलता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कंपनी इंगेज्ड है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में और अप्रूव्ड रिसर्च करती है 35(2)(ab) वाला, तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने यहाँ पर 200% और 200% देखा था। अब एक और बात आती है कि अगर कंट्रीब्यूशन बाहर वालों को देते हो तो एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर 200% का रेट आता है। अगर आईआईटी या फिर नेशनल लैबोरेटरी को दिया जाता है तो 200% का रेट आता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर अप्रूव्ड रूसी को देते हो, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, तब तो 175%, लेकिन बाकी केस में अप्रूव्ड सोशल साइंस या स्टैटिकल रिसर्च हो या फिर इंडियन कंपनी इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, 125% जितना कंट्रीब्यूशन देते हो उसका डिडक्शन मिलता है। ये बातें हम लोगों ने कुछ जानी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जिन अप्रूव्ड वाले को हम लोग देते हैं, ठीक है, या इंडियन कंपनी इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर ये लोग भी आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी, ये लोग भी अप्रूव्ड काम के लिए ही खर्चे करते हैं, तो ये अप्रूव्ड वाला है। या फिर आपका कंपनी एसएससी इंगेज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर में है, अप्रूव्ड रिसर्च करता है, तो अगर हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देने के बाद, यहाँ तो खर्चा करने वाला सवाल नहीं उठता, लेकिन कंट्रीब्यूशन देने के बाद इन लोगों का अप्रूवल विड्रॉ हो गया, किसी कारण से विड्रॉ हो गया, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो कंट्रीब्यूशन देगा उसको डिडक्शन मिलते ही रहेगा, उसको डिडक्शन मिलते ही रहेगा, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स के रिस्पेक्ट में जहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन 35 क्लेम किया है, उस एसेट्स पर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो सेक्शन 32 के हिसाब से। डेप्रीशिएशन कम आप ये नहीं कर सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर लैंड बिल्डिंग का जो है वो आपका क्या बोलते हैं कंपोजिट एग्रीमेंट है, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर लैंड और बिल्डिंग को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। क्योंकि बाइफरकेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड जो होता है उसको आप डिडक्शन नहीं दे सकते हो। कॉस्ट ऑफ लैंड जो होता है उसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन नहीं मिलता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिडक्शन आपको मिला है, 200%, 200%, 100% या फिर अदर केसेस में इतना इतना। अगर वो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? अनएब्जॉर्ब्ड रह गया तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड रिसर्च का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो, सेम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन की तरह। यानी कि आपका पीरियड फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड तक आप कर सकते हो। अब हम लोग अगले प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, 35A(BB) और 35A(BA), ठीक है। एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और एक्सपेंस फॉर राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब ये 35A(BA) नया सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया, जो कि जिसका सेम ट्रीटमेंट जो है आपका 35A(BB) की तरह होगा। ABB की तरह ABA का भी ट्रीटमेंट होगा। एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब जो लाइसेंस आप जो लाइसेंस पर खर्चा करते हो, और यहाँ पर स्पेक्ट्रम, ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है स्पेक्ट्रम और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है लाइसेंस, ठीक है। बाकी जो आपकी पूरी की पूरी कहानी सिमिलर है, दोनों सेक्शन की पूरी कहानी जो होती है आपका एज इट इज़ सेम है। तो 35A(BB) और 35A(BA) की कहानी आपकी सेम है, ठीक है। ये फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि जितना आप स्पीड लोगे, ठीक है, जितना आपको बैंडविड्थ चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को मैनेज करने वाला, सैटेलाइट को मैनेज करने वाला और इन सब सर्विसेज को मैनेज करने वाला सरकार होती है, हमारे देश में भारत सरकार होती है। तो मान लो कि जैसे आपका लैंड हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है, या एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इसी तरह ब्रह्मांड में जो आपका स्पेक्ट्रम ट्रेवल करते रहता है, जो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करते रहती है, जिसका मैनेजमेंट जो होता है वो सरकार करती है। सैटेलाइट वालों से लाइसेंस सरकार लेती है, ठीक है। इस तरह से वो प्रॉपर मैनेजमेंट
करती है, ठीक है। लीज लाइन वगैरह सब की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बिछाती है। आपको जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट होता है ये प्रॉपरली मैनेज करने वाला कौन है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्पेक्ट्रम फीस चार्ज करती है, ठीक है। आप ये स्पेक्ट्रम फीस जो होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर वालों से चार्ज किया जाता है। जितनी आपका जो है बैंड चाहिए, आपको जितना बैंडविड्थ चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, स्पीड जितना चाहिए, उसके आधार पर ये आपको चार्जेस किया जाता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन कैसा आपको सर्विस चाहिए, ठीक है। आपको यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लोगों को, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर वाले लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए ये स्पेक्ट्रम फीस चार्ज किया जाता है, स्पेक्ट्रम फीस चार्ज किया जाता है, ठीक है। वैसे तो स्पेक्ट्रम का मतलब डिविएशन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। जैसे आपका इंद्रधनुष होता है जिसको आप रेनबो बोलते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, 7 अलग अलग कलर में लाइट डिविएट कर जाता है, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ के टर्म में आता है, ठीक है। तो आपका स्पेक्ट्रम फीस, ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। हमने काफ़ी डिटेल में ITSM सब्जेक्ट का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसका पहला वीडियो डाला है। हम यहाँ पर आप अगर अपने दोस्त को कॉल लगाते हो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगभग आपके दोस्त तक आपकी आवाज़ पहुँच जाती है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में आपकी आवाज़ ट्रेवल करती है। वो कैसे कैसे ट्रेवल करती है, उसका आविष्कार कैसे हुआ, आपकी आवाज़ किस किस फॉर्म में जाती है, टावर पे कैसे जाती है, कौन कौन से टावर पे जाती है, सैटेलाइट पे जाके फिर से रिसीवर के टावर पे कैसे जाती है, उसके बाद किस किस टाइप के टावर तक होते हुए आपके मोबाइल फ़ोन की दोस्त की घंटी बज उठती है, फिर वो बातें करता है तो आपको आवाज़ सुनाई दे देता है। और फिर यही प्रोसेस जो होता है इस साइड से इस साइड होता है, सेंडर से रिसीवर की ओर, रिसीवर से सेंडर की ओर। इसलिए मोबाइल फ़ोन पे आपका बात हो जाता है। किसने आविष्कार किया, कैसे कैसे आविष्कार किया? करीब 100 साल लगे ये मोबाइल टेक्नोलॉजी की आविष्कार होने में। जो 100 साल लगभग जो है वो लग गए, ताकि आप मोबाइल 100 साल का रिसर्च का परिणाम ये है कि आप अपने दोस्त को कहीं भी कॉल लगाते हो या दुनिया में किसी को कॉल लगाते हो और आपकी बात हो जाती है, ठीक है। वो भी 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आपकी आवाज़ ट्रेवल करती है। ये प्रकृति का कौन सा मैजिक है, ये हम लोगों ने चर्चा की हुई है। आपको यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि आईपीसी का यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगा, ITSM चैप्टर 3, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग करके। उसका जो पार्ट 1 है उस 20 मिनट का करीब वो वीडियो है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो तो उसको देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल cscsvideos.com पे का जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैंने स्टार्टिंग से मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद थोड़ा निकाला, आइडिया किया कि भाई कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे कैसे हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंच जाती है मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इस तरह से हम लोगों का ये तो चर्चा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था, अलग दिशा में जा रहा था। हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं इसका सेम सेम ट्रीटमेंट होगा जो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 35 ABB के रिस्पेक्ट में देखेंगे, लाइसेंस वाले के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो कुछ भी मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ वो इसके रिस्पेक्ट में भी, स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में भी एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग जहाँ तक बात करते हैं कि आपका जो एक्सपेंस होता है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लेने के चक्कर में आपने जो खर्चे किए हैं, ठीक है, मान लो प्रीवियस ईयर 16-17 में आपने खर्चे किए हैं, प्रीवियस ईयर 16-17 में आपने क्या किया है, खर्चा किया है। मान लो 100 लैक्स का खर्चा किया है, यहाँ पर 100 लैक्स का खर्चा किया है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 100 लैक्स, तो आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अगर आपका नया नया है तो कमिंस वाले प्रीवियस ईयर और अमाउंट पेड विच एवर इज लेटर, ठीक है, वो वाले प्रीवियस ईयर से लेकर, मतलब आपका सर्विस कमिंस बिजनेस कमिंस होने वाले प्रीवियस ईयर, या फिर जो आपका लाइसेंस फीस वगैरह सब जो आपने पेड किया है या स्पेक्ट्रम फीस, ठीक है, विच एवर इज लेटर वाले प्रीवियस ईयर से लाइसेंस एक्सपायर होने तक के वाले प्रीवियस ईयर तक आपको क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा इक्वली, ठीक है, प्रोपोर्शनल डिडक्शन मिलेगा सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो। मान लो कि 100 लाख का आपने खर्चा किया है, 16-17 में किया है, यानी कि पेड किया है, ठीक है, कमेंस आपका पहले ही हो चुका था, पेड किया है, तो पेड वाला प्रीवियस ईयर 16-17 हो गया। 16-17 प्रीवियस ईयर से लेकर आपका जो लाइसेंस एक्सपायरी का पीरियड मान लो कि 10 साल है, ठीक है, 10 साल के लिए आपको लाइसेंस मिला है, तो 16-17 से लेकर 26-27 तक, ठीक है, ये वाले प्रीवियस ईयर से लेकर ये वाले प्रीवियस ईयर तक आपको हर प्रीवियस ईयर में 10 लैक्स का क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा, हर प्रीवियस ईयर में 10 लैक्स का डिडक्शन मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में जो 35 ABB आता है, वहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल होगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर जिसमें बिजनेस कमिंस हुआ है। अगर लाइसेंस जो है वो फीस एक्चुअली पे किया गया है कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले, तो कमिंसमेंट वाला प्रीवियस ईयर लेंगे। लेकिन अगर लाइसेंस ऑलरेडी कमिंस हो चुका था, बिजनेस का एग्जिस्टिंग बिजनेस था, तो लाइसेंस फीस एक्चुअली पेड। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने बोला विच एवर इज लेटर। ठीक है, उस प्रीवियस ईयर तक जिस प्रीवियस ईयर में आपका लाइसेंस फीस आपका एक्सपायर होता है। ठीक है, लाइसेंस फीस एक्चुअली में आपका एक्सपायर होता है प्रीवियस ईयर जिसमें बिजनेस कमिंस वाले डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिजनेस कमेंस वाले प्रीवियस ईयर से लेकर एक्सपायर होने वाले प्रीवियस ईयर तक, या फिर पेड वाले प्रीवियस ईयर से लेकर लाइसेंस एक्सपायर होने वाले प्रीवियस ईयर तक। तो यहाँ तक तो रही सिंपल बात। अब हमारी कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पर होता है कि अगर लाइसेंस को आप बेच देते हो, ठीक है, लाइसेंस को आप ट्रांसफ़र कर देते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये 10 साल का जो पीरियड हम लोगों ने देखा, ठीक है, उससे पहले पहले आप एक्सपायर कर देते हो, फुल लाइसेंस को आप ट्रांसफ़र कर देते हो या फिर पार्ट लाइसेंस को ट्रांसफ़र कर देते हो, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? फुल लाइसेंस को आप ट्रांसफ़र करते हो या फिर पार्ट लाइसेंस को आप ट्रांसफ़र करते हो, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, मान लो प्रीवियस ईयर में आपको कितना पे किया गया था? प्रीवियस ईयर में मान लो आपने पे किया था 100 लाख रुपीज़। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में आपको 10 लाख का डिडक्शन मिला इक्वली। 10 साल का लाइफ है मान लो हमारा। अब जहाँ तक हमारे लाइसेंस का, हमारा नहीं, ठीक है, तो 10 साल तक तो 10 लाख आपने यहाँ पर एमोटाइज कर दिया। ठीक है, तीसरे प्रीवियस ईयर में जाकर, थर्ड ईयर में जाकर आपने क्या किया? लाइसेंस को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस सिचुएशन में 10 लाख यहाँ पर भी एमोटाइज हो गया। तो आपका अनएमोटाइज लाइसेंस फीस कितना हुआ? ये तो लाइसेंस फीस हुआ 100 लाख। 100 लाख में से अगर आपने 20 लाख को एमोटाइज कर दिया तो बाकी 80 लाख जो बचा वो अनएमोटाइज लाइसेंस फ़ीस हो गया। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भाई अनएमोटाइज लाइसेंस फ़ीस हमारा कितना रह गया। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है कि अनएमोटाइज लाइसेंस फ़ीस आपका कितना रह गया। ठीक है, तो ये 80 लाख के फिगर को आप ध्यान रखो थोड़ी देर के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग कि दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो आपका फुल लाइसेंस को ट्रांसफ़र किया गया है, पहला सिचुएशन। अगर पूरा का पूरा लाइसेंस को ट्रांसफ़र किया गया है तो हम लोग 3 रेट देखते हैं जिस पे जो है बेचा गया है, यानी कि 3 सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली कि आप लाइसेंस को बेचोगे तो आपका सेलिंग प्राइस तो कुछ ना कुछ आएगा, सेल कंसिडरेशन जिसको बोलते हो। ठीक है, तो मान लो 72 लाख आया, सेल कंसिडरेशन आपको मिला, या फिर 89 लाख आया, या फिर 117 मिला। अब देखो, आपने लाइसेंस खरीदा था 100 लाख में और आपको मिल रहा है 117 लाख। ठीक है, ये सारे लैक्स में फिगर है। ठीक है, 72 लाख, 89 लैक्स और उसके बाद 117 लैक्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी आपका मिला, तो ये वाले सिचुएशन में आपका कैपिटल गेन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाले सिचुएशन में आपका कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर लॉस में बेचते हो तो क्योंकि फुल लाइसेंस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पूरा का पूरा लाइसेंस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो भी लॉस होगा वो सेल वाले प्रीवियस ईयर में 35 ए में आपका एक्सपेंस बोलकर अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस बोलकर आपको एक्सपेंस की तरह अलाउड कर दिया जाएगा। तो ये 8 लाख का पहली बार में लॉस है। तो ये लॉस जो है वो 35 ए में सेल वाले प्रीवियस ईयर में आपको खर्चा बोलकर जितना लॉस हुआ उतना लॉस आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बड़ी मेहरबानी आप पे। उसके बाद मान लो कि 80 लाख का जो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 80 लाख का आपका अनएमोटाइज वैल्यू था, अनएमोटाइज वैल्यू से हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर 9 लाख का प्रॉफिट होता है। अब 9 लाख वाले प्रॉफिट में बिजनेस इनकम बोलकर ये टैक्सेबल हो जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में 9 लाख का बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये 117 लाख अगर आपको मिलता है तो ये जो 100 लाख जितने में आपने लाइसेंस को ख़रीदा था एक्चुअली में पहली पहली बार, ठीक है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो 100 लाख माइनस 117 माइनस 100 लैक्स, तो उसके बाद जितना भी आपका फिगर बचा 17 लैक्स, वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ये 17 लैक्स जो है वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि दूसरा पोर्शन आपका होता है 100 लैक्स। आपका आपका 100 लैक्स होता है और अनएमोटाइज लाइसेंस फीस आपका 80 लैक्स। तो ये 20 लैक्स आपका बिजनेस इनकम बोलकर जिस प्रीवियस ईयर में बेचा है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर में बेचा है उस प्रीवियस ईयर में बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान देना, एक बात फिर से मैं बताता हूँ कि 100 लाख में लाइसेंस खरीदा था। ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में खरीदा था वो आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 16-17 है, 16-17 है। 100 लैक्स में खरीदा था, 10 साल उसका लाइफ था। ठीक है, तो 2 साल के बाद तीसरे साल में जाकर
ट्रांसफ़र कर दिया, फुल लाइसेंस ट्रांसफ़र कर दिया, फुल का फुल, पूरा का पूरा लाइसेंस को है ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपका अनएमोटाइज लाइसेंस फीस 100 लाख माइनस 20 लाख 80 लाख बचा। अनएमोटाइज लाइसेंस फीस सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अनएमोटाइज लाइसेंस फीस 80 लाख आपने कैलकुलेट कर लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर पूरा लाइसेंस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र करने पर जो हमें सेल कंसिडरेशन मिला है, सेल कंसिडरेशन वो 72 लाख, 89 लाख और 117 लैक्स है। ये सारे फिगर लैक्स में हैं और रुपीज़ में हैं, ठीक है। उसमें से आपको अनएमोटाइज लाइसेंस फीस आपने घटाए, ये ऑप्शन है, और या तो इतना मिल रहा है या इतना मिल रहा है। तीन सिचुएशन को हम लोगों ने एक साथ कवर कर लिया। यहाँ पर लॉस वाले सिचुएशन में जो भी लॉस हुआ है आपका, ठीक है, अनएमोटाइज लाइसेंस फीस को घटाने के बाद, तो वो आपका 35 ABB में एक्सपेंस बोलकर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन 89 लाख माइनस 80 लाख, 9 लाख जो होगा वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया है उस प्रीवियस ईयर में। उसके बाद 117 लाख में से जो आपका 100 लाख को, यानी कि जितने में फ़ीस खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था, उसे माइनस करने के बाद जो भी आता है वो कैपिटल गेन बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करने वाले प्रीवियस ईयर में, यानी कि सेल करने वाले प्रीवियस ईयर में। और ये 100 लाख, ठीक है, जितने में आपने खरीदा था, माइनस 80 लाख अनअमोटाइज लाइसेंस फीस 20 लाख आपका बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर पार्ट लाइसेंस ट्रांसफ़र किया गया होता तो क्या होता? अगर केवल और केवल पार्ट लाइसेंस ट्रांसफ़र किया गया होता तो क्या होता? ये जो प्रॉफिट वाली कहानी है, ये कहानी सेम टू सेम होती। ये जो प्रॉफिट वाली कहानी की बात कर रहे हो, ये सेम होता इवन पार्ट ट्रांसफ़र किया गया तो। लेकिन ये जो लॉस वाली कहानी है, 8 लाख का जो नेगेटिव फिगर आ रहा है, उस सिचुएशन में ये जो 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख पार्ट ही लाइसेंस ट्रांसफ़र किया है। पार्ट तो कंपनी एसएससी के पास अभी है ही, और आपका आपका क्या हुआ है, 2 साल के बाद तीसरे साल में जाकर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ट्रांसफ़र वाले प्रीवियस ईयर से लेकर जिस प्रीवियस ईयर में वो एक्सपायर हो रहा है, यानी कि अभी 8 ईयर्स बचे हुए हैं, तो 8 ईयर्स बचे हुए हैं, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, हर प्रीवियस ईयर में 1-1 लाख का डिडक्शन ले लेगा। हर प्रीवियस ईयर में 35 ABB के तहत 1-1 लाख का डिडक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट की। सेम कहानी आपकी ऑब्टेनिंग राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाली कहानी भी सेम टू सेम होगी। उम्मीद है कि इसके टेक्स्ट को एक बार आप वीजी सर की समरी बुक अगर रेफ़र कर रहे हो तो उससे पढ़ोगे, या फिर अदरवाइज़ जो भी बुक आप पढ़ते हो वहाँ से आप एक बार देखोगे। एक बात और, यहाँ पर 35 ABB या AB आपने ले लिया तो आप डेप्रिसिएशन वगैरह सब क्लेम नहीं कर सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक के बारे में, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर अगर आप खर्चा करते हो तो वो 35 CCC में आएगा, और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तो वो 35 CCD में आएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट पर अगर आप खर्चा करते हो, ये दोनों प्रोजेक्ट जो होती हैं वो बोर्ड नोटिफाइड होती है, ठीक है। इन दोनों के केस में एक ही बात बताई गई है कि प्रोजेक्ट जो होता है वो CBDT के द्वारा नोटिफाइड होगा, CBDT के द्वारा नोटिफाइड होगा। दूसरी बात कि 150% ऑफ सच एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा आप करोगे उसका 150% का आपको डिडक्शन मिलेगा। और दोनों प्रोजेक्ट जो होता है वो बोर्ड के द्वारा आपका अप्रूव्ड है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों प्रोविज़न में एक बात और आती है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपका ऑलरेडी किसी प्रोविज़न में अगर आपने ले रखा है डिडक्शन तो यहाँ पर आपको अलाउड नहीं होगा। ऑलरेडी डिडक्शन ले रखा है तो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाले केस में कोई भी खर्चा होता है, लेकिन एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग, ये बात लिखा गया है। लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर कोई भी खर्चा होता है तो ये बात लिखा गया है, ठीक है, प्रोविज़न में ही लिखा दिया है 35 CCD में। और ये 35 CCC का जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है, इसमें जो बोर्ड नोटिफिकेशन इशू की है, ठीक है, मतलब अंतर इतना है कि एक में तो स्किल डेवलपमेंट वाले में लैंड और बिल्डिंग का खर्चा पहले ही बोल दिया है अलाउ नहीं होगा, ये प्रोविज़न ही बोल दिया, इनकम टैक्स का प्रोविज़न ही बोल दिया है। लेकिन इसके केस में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के केस में, लैंड और बिल्डिंग के खर्चे के बारे में चर्चा नहीं की, तो वो बोर्ड नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अंतर इतना ही है, बाकी दोनों की कहानी लगभग सेम टू सेम है हर एक आस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कुछ अमोर्टाइजेशन के बारे में देखते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का अमोर्टाइजेशन, या फिर अमालगमेशन या डीमर्जर का जो खर्चा होता है इसका अमोर्टाइजेशन, या फिर जो VRS होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसके रिस्पेक्ट में जो आपका एम्प्लॉयर SSC खर्चा करता है उसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन।
कुछ आपके खर्चे आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलकर, जैसे कि आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो सकता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, मार्केट सर्वे करना, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह सब ड्राफ्ट करना, जैसे कि मेमोरेंडम आर्टिकल, रजिस्ट्रेशन करने का खर्चा, ठीक है, या फिर पब्लिक इशू आपको करना है तो उस सिचुएशन में भी शेयर एंड डिवेंचर के रिस्पेक्ट में खर्चा किया जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में बताया गया है, अगर मान लो कि नॉन, यहाँ पर दो बातें आती है कि पहले तो आपका कॉर्पोरेट एसएससी है, ठीक है, या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है। तो नॉन कॉर्पोरेट अगर एसएससी है तो उस सिचुएशन में जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इंडियन कंपनी अगर है, एसएससी आपका इंडियन कंपनी है, तो उस सिचुएशन में इनके पास ऑप्शन होता है कि भैया आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% ले लो, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप ले लो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो इंडियन कंपनी अगर है तो उसके रिस्पेक्ट में। अब ये 35D वाला जो खर्चा है वो आपका मतलब एक्चुअल में जितना आपने खर्चा किया है उस तक रेस्ट्रिक्टेड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम के लिमिट के बारे में आपको बता दिया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जब डिडक्शन लेना होता है, इंडियन कंपनी है तो जो भी उसका हायर आएगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी उनका हायर आएगा वहाँ तक वो लेगी, ऑब्वियसली बात है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने खर्चा किया है उसके रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर से लेकर आपको 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर में ये डिडक्शन अलाउ होगा, ठीक है। आपका जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है यानी कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने खर्चा किया है, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर का जो रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर है उससे लेकर आपको 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर तक एक्सपेंस जो है वो अलाउड होगा। अब जो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अगर न्यू बिज़नेस का केस है, मतलब न्यू बिज़नेस के केस में इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर किया जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है, उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, आप जो भी शुरू करोगे उसका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो सिचुएशन में 35D आप जाना चाहते हो तो एक्सटेंशन वाले प्रोजेक्ट में या फिर न्यू यूनिट को जो सेटअप आप कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये तो रही नॉर्मल सी बातें। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोविज़न के बारे में, हमारा अगला प्रोविज़न आता है 35DD। 35DD का आपका प्रोविज़न आता है। ये प्रोविज़न क्या बोलता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एमालगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंडिचर। आप अगर इंडियन कंपनी हो, ठीक है, और आप खर्चा करते हो, ठीक है, अमालगमेशन में अमालगमेटिंग कंपनी या अमालगमेटेड कंपनी जो भी एक्चुअली में अमाउंट खर्चा करती है, ठीक है, उसको 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर पर आपको एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। उस प्रीवियस ईयर से स्टार्टिंग होगा जिसके रिलेवेंट, जिसके रिस्पेक्टिव प्रीवियस असेसमेंट ईयर में, ठीक है, आपने खर्चा किया है, ठीक है, एक्चुअली इनकर्ड किया है। यहाँ पर भी आप 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर ही है, 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर ही है, बात एक ही होता है, आप प्रीवियस ईयर में ही एक्चुअल डिडक्शन देते हो, ठीक है। यहाँ पर भी 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर आपका डिडक्शन मिलेगा, 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर तक आपका डिडक्शन मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर जहाँ तक अगले प्रोविज़न की चर्चा करते हैं तो अगले प्रोविज़न में आपका आता है एक्सपेंस इनकर्ड फॉर वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत किया गया खर्चा। वीआरएस में एक्सपेंस इनकर्ड किया गया तो उसका अमोर्टाइजेशन कैसे कैसे होगा। एम्प्लॉयड जो होगा वो अपने एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम पर या उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत पैसा देता है रिटायरमेंट के कारण, तो वो आपका क्या होगा 5 सालों तक कंजिक्यूटिवली, ठीक है, ये भी आपका 5 सालों तक, ठीक है, 1/5 करके एक प्रीवियस ईयर में आपको क्या होगा अलाउड होगा, जो भी अमाउंट पेड करता है उसके रिस्पेक्ट में। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जिस प्रीवियस ईयर में एक्चुअल में पे किया गया है उस प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी कि उस प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगा आपका डिडक्शन और हर प्रीवियस ईयर में 1/5 करके आपको मिलते चला जाएगा 5 सालों तक, ठीक है। यहाँ पर डिडक्शन वो आपका तभी भी अलाउड होगा जब वॉलंटरी रिटायरमेंट होने के बाद आप पैसा पे करते हो तो, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद आप पैसा करते हो पे, तभी भी डिडक्शन आपको अलाउ होगा। अब हम लोग बात करते हैं 35AD के संदर्भ में। 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जिसको बोलते हो आप, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव इसको बोलते हो आप, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस के रिस्पेक्ट में किया गया खर्चा। तो 35AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस मैं आपको बार बार बोल रहा था, 32AD मैंने आपको पहले से बता रखी है, तो दोनों में आपका नंबर जो है वो गलती कहीं इसकी जगह वो और उसकी जगह पर वो नहीं लिख देते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक 32AD है और दूसरा 35AD है, बाकी
कि लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं नंबर में, बाकी कंसेप्ट में नहीं, केवल नंबर में। तो 35 एडी की बात हम लोग करते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस एक होता है। स्पेसिफाई किया गया, ऑब्वियसली इसका नाम हमने डाला स्पेसिफाइड बिजनेस, प्रोविजन ने डाला, इसका मतलब ये स्पेसिफाई किया गया है स्पेसिफाइड बिजनेस। और दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, ये कैटेगरी में बांटना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर इन दोनों के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है। रह गई बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो सारी की सारी कहानी जो है वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी क्या होता है और स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में 100% मिलता है, लेकिन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी यहाँ पर 100% मिलता है। अब इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर 100% मिलता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर यहाँ पर आपका 150% मिलता है। अब ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है और स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, ये दोनों टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस को आपको याद रखने के लिए एक कहानी जो है यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। स्पेसिफाइड बिजनेस को आपको याद रखने के लिए एक कहानी जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, वो आपका ICWA कर रहा था। ठीक है, तो ICWA कर रहा था तो CWA कर रहा था वो। अब वो बेचारा क्या किया, मतलब उसने सोचा कि भाई थोड़े बहुत पैसे वैसे कमा लूँ। ठीक है, तो वो थोड़े वो मोरे पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या किया, ICWA का ऑफिस जो है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग पर वो आपका चढ़ गया। उसके बाद चढ़ने के बाद उसने क्या देखा कि उसने देखा कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ यहाँ पर अगर हम सेटअप कर लें, ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ पर अगर सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, तो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं तो हमें बड़ा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि वो जब कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए जा ही रहा था, तो क्योंकि कोल्ड चेन था तो उसको ठंड लग गई। तो फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसके दिमाग में तो वही कोल्ड चेन फैसिलिटी था। वो सोचा कि वो सेटअप करने के लिए हम लोग जाते हैं, मतलब बार बार मैं जाऊँगा, बार बार बीमार पड़ जाऊँगा, तो क्यों ना कुछ और सेटअप किया जाए। तो वो हॉस्पिटल के बिल्डिंग पे चला गया देखने के लिए कि वहाँ क्या सेटअप किया जा सकता है छत पे। तो उसने सोचा कि हम लोग यहाँ पर वेयर हाउस फैसिलिटीज़ का सेटिंग अप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती है उसका सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि वो सक्सेसफुल भी हो गया। ठीक है, वो सक्सेसफुल भी हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना हॉस्पिटल बिल्डिंग पर बार बार बीमार पड़ेंगे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर घर बनवा लेते हैं। तो वो अफोर्डेबल कॉस्ट में वहीं पर हाउस बनवा लिया। ठीक है, अब हाउस बनाना है, हॉस्पिटल की छत पे बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े आदमी का उसको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल की छत पे बनाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इस स्टेट गवर्नमेंट का जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसके तहत उसने वहाँ पर क्या करने लगा, वहाँ पर उसने घर बनाकर वो रहने लगा और साथ में वो फर्टिलाइज़र भी प्रोड्यूस करने लगा। तो इसी कहानी में छुपी हुई है जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी की स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी की आपकी स्टोरी छुपी हुई है। तो सबसे पहले उसने क्या सोचा, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ का सेटअप करना। ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपका सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को सेटअप करना, तो पहला ये आपका हो गया। दूसरा उसने क्या सोचा, मतलब हॉस्पिटल की छत पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ का सेटअप एंड ऑपरेट करना, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जा सके। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं कि वो हॉस्पिटल बिल्डिंग में के छत पे चला गया था, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग में एडमिट हो गया था। तो हॉस्पिटल बिल्ड करना एंड ऑपरेट करना। ठीक है, वो भी कम से कम 100 बेड वाला हॉस्पिटल, मिनिमम 100 बेड वाला हॉस्पिटल, वो भी इंडिया में मिनिमम 100 बेड वाला हॉस्पिटल, वो भी इंडिया में। उसके बाद वो हाउस बनाकर उसी छत पर अफोर्डेबल कॉस्ट में रहने लगा। ठीक है, तो हाउस बनाकर अफोर्डेबल कॉस्ट में रहने लगा। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आता है आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ कि आपका डेवलप और बिल्ड करना हाउसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप या बिल्ड करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट
का परमिशन लिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत खर्चा। उसके बाद उसने क्या सोचा कि हम लोग यहीं पर फर्टिलाइज़र भी प्रोड्यूस करते हैं, तो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने लगा। भारत में कहीं पर भी फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने के लिए नए बिजनेस का शुरुआत करना या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट में एक्सटेंशन करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़, ये सारी चीज़ें आपका स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी। स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी। तो आपका जो 35AD सेक्शन है, ये वाले सेक्शन के तहत डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 150% अवेलेबल होगा एसएससी को, जो स्पेसिफाइड बिजनेस इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। पहला हम लोगों ने क्या देखा, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को सेटअप करना, ठीक है। कोल्ड चेन फैसिलिटी को सेटअप करना मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, ऐसा चेन बनाना ताकि स्टोरेज किया जा सके या फिर आपका या फिर उसको स्टोर किया जा सके या फिर ट्रांसपोर्ट किया जा सके एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का या फिर मीट एंड मीट प्रोडक्ट का, फिर आपका पोल्ट्री वगैरह सब चीज़ों का, उसके बाद मैरीन एंड डेयरी प्रोडक्ट का, ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स का, फ्लोरिकल्चर्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टर्म से आप बोल सकते हो। उसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो बनाना। अब ये कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ में इतना लंबा लिस्ट दिया गया था, अब ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ दिया गया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही वर्ड अपने आप में आईडीटी में आपने पढ़ा होगा कि सर्विस टैक्स में, कि बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, बहुत चीज़ों को अपने आप में अपने अंतर्गत संभाल लेता है। उसके बाद बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया ए हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, सच बिजनेस शुड कमेंस इट्स ऑपरेशन इन ए न्यू प्लांट, ठीक है, नए प्लांट में या फिर न्यूली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आपको एग्जिस्टिंग प्लांट को बढ़ाकर आपको बनाना है, तो नया वाला यहाँ पर ध्यान देना है, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस। तो ये आपका इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी हो गया। हम लोग इसकी पूरी कहानी 35AD की पूरी कहानी अगले वीडियो में कवर करेंगे।